नमस्कार, जनसत्य न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ये कैसी विडंबना है कि दुनिया का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश अमेरिका इन दिनों अपनी मनमानी पुलिसिया तंत्र की कारस्तानी के कारण जल रहा है। फिलहाल कुछ दिनों से जलता अमेरिका इतनी बुरी तरह से बिखर सा गया है, स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को विद्रोह अधिनियम को लागू करने की धमकी देनी पड़ी। यह अधिनियम सदियों पुराना कानून है जो राष्ट्रपति को देश में हो रही घरेलू हिंसा को खत्म करने के लिए सेना को तैनात करने का अधिकार देती है। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन से देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर कोई शहर या राज्य अपने निवासियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करने से इनकार करता है तो मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना को तैनात करूंगा और उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करूंगा। गौरतलब है कि 25 मई को मिनेसोटा में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिसिया हिरासत में मौत हुई थी। महज $20 की जाली नोट चलाने के आरोप में जॉर्ज को पकड़ा गया था और एक पुलिस वाले ने उसे जमीन पर गिराकर उसकी गर्दन को पांव से दबाकर तब तक रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इसी घटना से अमेरिका में भारी उबाल है। न सिर्फ अश्वेत समुदाय के लोग बल्कि श्वेत भी इसे लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। यही नहीं, व्हाइट हाउस के बाहर भी प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। आज भी प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत और पुलिस के हाथों अन्य अश्वेत लोगों की हत्या के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों की आंच न्यूयॉर्क से लेकर टुल्सा और लॉस एंजलिस तक फैल चुकी है। आखिर इस हिंसा की क्या वजह है और इसके मायने क्या हैं, इसका असर क्या होगा, इस मुद्दे पर आज हम एक बड़ी चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस विशेष चर्चा में भाग ले रहे हैं गुलरेज शेख, जो राजनयिक मामलों के जानकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। रवि पराशर जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे, बहुत बहुत स्वागत उनका भी। और कर्नल शैलेंद्र, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। फिलहाल हम ये चर्चा शुरू करें इससे पहले आपको जानकारी ये देना जरूर चाहेंगे कि वो अमेरिका जो अपने लोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए जाना जाता है और वो दम्भ भरता है, जिसमें अमेरिकन ईगो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, आज वो अमेरिका जल रहा है और सचमुच में जल रहा है इस कदर कि राष्ट्रपति को भी प्रदर्शन को देखते हुए व्हाइट हाउस के एक ऐसे कमरे में अब छुपना पड़ा जो उनके सुरक्षा सलाहकारों ने उनको कहा, उनको निर्दया उन्हें सलाह दिया, क्योंकि उनके भी जान को खतरा था। यह आक्रोश अमेरिका में, जो अमेरिका पूरी दुनिया को तौर तरीके, सौहार्द, बराबरी और लोकतंत्र के मायने सिखाता है, आखिर में आई ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल पर आज गुलरेज शेख साहब आपका कमेंट पहले लेना चाहेंगे, क्योंकि आप इन दिनों राजनयिक मामलों पर, खास करके विदेश मामलों पर बहुत ज्यादा कमेंट्स दे रहे हैं। गुलरेज शेख साहब, ये सवाल देता हूं और आपका जो मन उद्वेलित है, वो अमेरिका जो ये दंभ भरता है कि उससे बड़ा लोकतांत्रिक तौर तरीकों वाला देश दुनिया में कोई है ही नहीं, और सच भी है। लेकिन कारण है कि वो अमेरिका 140 शहर अमेरिका के जल रहे हैं और सिर्फ वहां का वो पुलिस तंत्र जो वहां की विशेषज्ञता माना जाता है, वो ऐसा क्यों? कर्नल शैलेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, तो सवाल यही आपसे भी है कि ट्रंप का अमेरिका आखिर क्यों जल रहा है? देखिए, बड़े दुख की बात है कि कहीं पर भी शहर जल रहा हो, क्योंकि शहर कोई भी जले, लेकिन लॉस जो होता है वो हमेशा ह्यूमैनिटी का होता है, लोगों का होता है। बड़े दुख की बात है। लेकिन जब हम अमेरिका में ये कहें तो इससे 4-5 चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आती हैं कि अमेरिका का वैसे तो पूरे वर्ल्ड में थानेदारी है ह्यूमन राइट्स की, लेकिन जब अपने ही देश में इस तरह का कुछ होता है तो सिस्टम फेल है। और अमेरिका का राष्ट्रपति बोलता है कि नहीं, गवर्नर्स आप लोग ठीक से काम करिए और सख्ती से। क्यों भाई? जब दूसरे देशों में कुछ होता है
तब बोलते हो इंसानियत से पेश आइए, अपने यहां होता है तो आप बोलते हो सख्ती से पेश आइए। तो अब क्या मैं ट्रंप साहब को मध्यस्थता करने का प्रस्ताव दूं कि आपके गोरों में और कालों के बीच में मैं मध्यस्थता करूंगा, क्योंकि मैं ना गोरा हूं ना काला हूं। मध्यस्थता के इस प्रस्ताव पर जो आप कहना चाह रहे हैं मैं उसका मतलब समझ रहा हूं। और हमारे साथ रवि पराशर जी पत्रकार हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और पूरा अमेरिका जल रहा है, हम आपसे भी कमेंट लेंगे, लेकिन वो अमेरिका जिसके राष्ट्रपति ट्रंप अभी कुछ दिनों पहले मध्यस्थता की बात कर रहे थे, क्योंकि भारत और चीन की सीमा पर कुछ जल रहा था, और व्हाइट हाउस के सामने, व्हाइट हाउस के ठीक सामने भी कुछ जल रहा है। आखिर में अमेरिका की मध्यस्थता और उसकी समस्या की मध्यस्थता करे कौन? कर्नल शैलेंद्र। सर, ये सवाल मेरे से है? आपसे ही है, आपसे ही है, आपसे ही है, आपसे ही है। ओ वेरी गुड। मैंने तो यही बोला, दुख की बात है कि लोगों का लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा दुख की बात है। प्रेसिडेंट ट्रंप उसको एनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हो रहा है ये इंसिडेंट्स नहीं है, ये यूएस के अंदर चलते हुए तनाव, जो लोगों के बीच में बौखलाहट है, जो लोगों के बीच में डर है, लोगों के बीच में प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ सोच है, चीजों का नतीजा है। ऊपर से कोरोना से रिलेटेड डेथ वो देश दे। और देखिए होता क्या है कि ये सारी छोटी छोटी चीजें और बड़ी चीजें जब इकट्ठी होती हैं तो कहीं ना कहीं जब फूटती हैं तो इसी का सैलाब आता है, जिसे हम मॉब कहते हैं। और उस मॉब के कहीं किसी का कोई जोर नहीं। अब इसमें आप कितनी पॉलिटिक्स कर लीजिए, चाहे आप कितने स्टेटमेंट दे लीजिए, चाहे आप कितने प्रेसिडेंट सख्ती दिखाने की कोशिश करिए, ये सब बेकार है। आपके यहां ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड एक ये वायलेशन है। क्यों नहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहने को तैयार है कि हमारे यहां अगर है हम इसका इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसमें जो जो दोषी पाया जाएगा उसे भी तरह से सजा देंगे। आप सख्ती की बात कर रहे हैं सर। तो ये तो है कि ऐसा चाहिए कर्नल शैलेंद्र, ये तो है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन अमेरिका जल रहा है, किसी से सहयोग नहीं मान रहा है। ये अमेरिकन ईगो की एक और है। रवि पराशर जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मुझे लगता है कि जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा कि हिंसक तस्वीरें जिस तरह से अमेरिका के शहरों देख पा रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हिंसा कहीं भी हो, किसी भी हिस्से में हो, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। इस समाज में जो बिल्कुल सही बात है कि बहुत ज्यादा बौखलाहट का ये एक तरह से प्रतीक सकता है इससे। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नवंबर में, यानी ये करीब करीब 4-5 महीने बाद अमेरिका में राष्ट्रीय चुनाव होने जा रहे हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि कोरोना से निपटे काल में दुनिया में सर्वाधिक जो मौतें हुई हैं अमेरिका में हुई हैं। लेकिन मुझे कहीं लगता है कि अमेरिकी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो ये पॉइंट तो जरूर रहा कि एक अश्वेत व्यक्ति की मृत्यु एक श्वेत पुलिसकर्मी उसके गर्दन पर घुटने 8 मिनट से ज्यादा समय तक रखे रहने की वजह से हुई। लेकिन कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि जो वामपंथी समूह है वहां पर, एंटीफा जिसको कह रहे हैं, और डेमोक्रेटिक पार्टी भी इस बवाल को वहां पर हवा में पूरी तरह से जुटी हुई है। और खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं क्योंकि पिछले दिनों लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो चीन रवैया है बेहद विस्फोटक और आक्रामक रहा है। खबरें यहाँ तक भी हैं कि कहीं ना कहीं चीन और ईरान जैसे अमेरिका विरोधी देश हैं, और कहें ट्रंप विरोधी एक तरीके से, हम रिपब्लिकन विरोधी कहें तो ज्यादा उचित है, ट्रंप विरोधी कहें ज्यादा उचित है, देश भी इस ये जो आग लगी हुई है अमेरिका के 145 शहरों में, उसको कहीं ना कहीं भड़काने में लगे। कि ये तो आपने खबरों का जिक्र किया या लो आकलन है, आप मानते हैं कि अमेरिका इतना कमजोर हो चुका है कि ईरान के मूवमेंट से
या अमेरिकी विरोधी या रिपब्लिकन विरोधी मूवमेंट ईरान अमेरिका इस तरह से बिखर जाएगा? अमेरिका के इतिहास में क्या ऐसा हुआ है कभी? देखिए, बिल्कुल अमेरिका के में ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ। कम से कम 50 साल का अगर इतिहास देख लें तो पूर्व आगजनी की और हिंसा की और तोड़फोड़ की तस्वीरें। लेकिन अमेरिका का अगर हम नस्लीय इतिहास अगर देखें तो अमेरिका को का देश कहा जाता है। वहां पर जो श्वेत और अश्वेत के बीच की जो दरार है वो बहुत चौड़ी है। और मैं आपको बताऊं कि इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा हमें कि केवल रोकना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि गुलरेज शेख साहब जुड़ गए हैं। सबसे पहले फिर एक बार स्वागत। और मैं अपने पीसीआर टीम से कहूंगा कि कर्नल शैलेंद्र का नाम सही लिखें प्लीज, कि वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। शैलेंद्र है शब्द, क्षमा चाहेंगे शैलेंद्र सर। मैं रवि पराशर जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। के बीच की जो एक दरार है अमेरिका में बहुत चौड़ी है। और अमेरिका का एक नाम गुलामों का देश भी रखा गया है इसी वजह से। 1600 में पहला श्वेत वहां पर गुलाम जो है वर्जीनिया में लाया गया। जब मांग बढ़ी, अगर मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देने की कोशिश कर रहा हूं, जब अश्वेत श्रमिकों मांग बढ़ी तो रवि जी, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है सर, ये इतिहास का जो परिप्रेक्ष्य है या ये जो संदर्भ है, मैं उसके संदर्भ में यह बात करना चाहता हूं कि जितना मैं अमेरिका की राजनीति को समझता हूं, कम से कम इस मुद्दे पर किसी दूसरे देश के दबाव के चलते अगर वहां कोई लॉबी सक्रिय हुई हो तो ये अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल उठता है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत बड़ा सवाल उठा है और उस अमेरिकन पर बड़ा ईगो पर बड़ा सवाल उठता है, जिसका दम अमेरिका का हर राष्ट्रपति करता है, चाहे वो रिपब्लिकन हो और चाहे डेमोक्रेट हो। अब आप अपनी बात आगे रखें। आपने बिल्कुल सही कहा। जो अमेरिका अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा दादा मानता है, वो अपने अंतर्विरोधों को अगर इस तरह सुलगने दे सकता है, और कई दिन हो चुके हैं इस तरह से अमेरिका अगर सुलग रहा है और पूरी दुनिया देख रही है, और एक ऐसे काल में जबकि एक बहुत बड़ी विभीषिका से पूरी दुनिया जूझ रही हो, तब वहां से ऐसी इस तरह की तस्वीरें अगर पूरी दुनिया देखती है तो बिल्कुल ये आपकी बात से मैं सहमत हूं कि ये बहुत बड़े गुरूर का एक तरह से ढह जाना है। विश्व का दादा होने का जो दंभ अमेरिका पाले हुए है, उसको कम से कम अब अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि चाहे डेमोक्रेटिक शासन हो, रिपब्लिकन शासन है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और ये तस्वीरें इस बात की बिल्कुल गवाही देती हैं कि अमेरिकी दंभ बहुत सारे जो विरोध हैं उनके, राजनीतिक अंतर्विरोध, सामाजिक अंतर्विरोध, उनकी वजह से अब बिल्कुल सतह पर, जमीन पर धड़ाम से मुझे लगता है आ गिरा। डॉक्टर गुलरेज शेख, ये सतह पर आया हुआ है, ये इसका एक्सटेंशन होगा या ट्रंप साहब संभाल लेंगे जिस स्थिति को संभालने का वो दावा कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना को पहली बार उतारने का आदेश देने की बात की जा रही है, और वो आदेश देने की बात नहीं की जा रही है बल्कि धमकी दी जा रही है, और धमकी उन राज्यों को है। आप देखिए, जो अपने केंद्र और राज्य संबंधों के लिए जो देश जाना जाता था, वो संबंध किस तरह से तार तार हो रहे हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख, तार तार तो बहुत कुछ हो चुके हैं, और ये अभी से नहीं देख रहे हम। जब से कोरोना के संकट शुरू हुआ था, यदि आप उस समय देखो तो राष्ट्रपति की और जो गवर्नर्स थे अलग अलग राज्यों के, प्रमुख राज्यों के, विशेषकर न्यूयॉर्क के जो गवर्नर थे, उनके बीच में जिस तरह से छींटाकशी चल रही थी, शब्दों के वाण चल रहे थे, तो उससे तो लग ही रहा था कि जो रिलेशनशिप है वहां पर यूनियन की और स्टेट्स की, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेन तो हो चुकी है। लेकिन अभी जो ये दिख रहा है, इसके कुछ वजूहत दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि ये एकाएक नहीं हुआ है। और जिस तरह से हम कहते हैं कि पहाड़ दूर से कितना भी हरा दिखे, पास में जाकर देखोगे तो पत्थर दिखता है। तो अमेरिकन सोसाइटी में जो उनका बोलना नहीं चाहिए शब्द ब्लैक, जो अश्वेत हैं,
या क्या बोले कलर्ड लोग जो हैं वे लगभग 12 से 14% हैं, और सबसे जो डाउन ट्रोडन लोग हैं यही सेगमेंट बनता है। 1960s में इनको एक तरह से वोटिंग के राइट मिले, उसके पहले तो अपार्थाइड जो थी वह चरम पर थी वहां पर। तो 60s में प्रैक्टिकली उनको वोटिंग का राइट मिलता है। एक बड़ा इन लोगों ने लीप जब लिया था, जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने थे, तो ऐसा लग रहा था खाई कम कम हो रही है। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ है कि अब अमेरिकन समाज को आप देखें तो वो बहुत ज्यादा बट चुका है। और बट कैसे जा चुका है, या तो वहां एक्सट्रीम लेफ्ट चल रहा है या एक्सट्रीम राइट चल रहा है। एंटीफा की आप बात करें तो एंटीफा एक्सट्रीम लेफ्ट में है। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के जो अधिकांश सपोर्टर हैं वे वाइट्स हैं, एक्सट्रीम वाइट्स हैं, एक्सट्रीम राइट पर हैं। तो ये जो ग्राउंड है ना, ये एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट का होना ये कहीं ना कहीं समस्या का कारक बन रहा है। कर्नल शैलेंद्र गुलेश शेख साहब, यहां मैं आपको रोकूंगा क्योंकि इस बात के मायने हैं। लेफ्ट और राइट का खेल अब अमेरिका में चल रहा है, जो अमेरिका लेफ्ट को तहस नहस कर चुका था। पूंजीवाद के साये में सिंगल एक्सिस पर यह दुनिया चल रही थी। गुलेश शेख साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? करेक्शन करूंगा, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, अभी ये लेफ्ट और राइट की लड़ाई नहीं है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम की बन एक्सट्रीमिज्म। अब एक पक्ष और आ गया कि वहां एक्सट्रीमिज्म प्रभावी है, और इस लड़ाई का जो एक्सटेंशन होगा वो भी एक्सट्रीमिज्म को टी टच करेगा। कर्नल शैलेंद्र, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है, चाहे वो हमारे देश में हो, चाहे यूएस में हो, चाहे किसी भी देश में, पॉलिटिक्स में अनफॉर्चुनेटली इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। जब हम बात करते हैं यूएस की, जहां हम बोलते हैं कि वहां एक्सट्रीम राइटिज्म जो है, जो राइटिस्ट लोग हैं, उन्होंने लेफ्टिस्ट का खात्मा कर दिया। सो इसका मतलब ये निकलता है कि अब जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हैं उनके सर्वाइवल का सवाल है। सो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो जो डेस्परेशन में काम करता है वो हमेशा गलत जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन बॉटम लाइन है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इसी तरह पॉलिटिक्स करते रहे तो जैसे मैंने पहले कहा, इसमें जो सफरर होगा वो ह्यूमन रेस होगी, लोग होंगे, लोग मरेंगे, चाहे वो व्हाइट मरे चाहे वो ब्लैक मरे। ये तो बात हुई अमेरिका की। कर्नल शैलेंद्र, ये बात हुई अमेरिका की, वो अमेरिका जो जल रहा है और भारत का प्रमुख रणनीतिक सहयोगी है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब भारत की लॉबी के महत्व को समझ रहे हैं। ऐसे में कहीं ये जोड़ी बहुत खतरनाक न हो जाए दोनों देशों के लिए, अर्थात भारत और ट्रंप की जोड़ी। हमें यह देखना होगा, क्योंकि ट्रंप साहब जो कुछ भी देख रहे हैं तो अपने व्हाइट हाउस के एक कमरे में, अर्थात कहा तो यह जा रहा है कि बंकर में भी कुछ समय शरण लेनी पड़ी थी। क्या मानते हैं आप? देखिए, ट्रम्प साहब, यूएस और इंडिया के बीच में एक थोड़ा सा डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि यूएस में जो प्रेसिडेंट सिस्टम है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो कई बार पूरी की पूरी बाउंड्रीज क्रॉस कर जाता है। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर कितना भी स्ट्रांग हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और मैं कहता हूं लकीली, अनफॉर्चुनेट फॉर दैट अपॉइंटमेंट, लेकिन मेरे हिसाब से लकीली हमारे पास जो पार्लियामेंट में बैलेंसिंग है, वो बैलेंसिंग इतनी बढ़िया है कि चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो कोई हो, कितनी भी जब पावरफुल हो जाइए, पार्लियामेंट के थ्रू लोग उसे कई बार ऐसा झटका देकर झुका देते हैं कि उनको समझ आ जाता है कि एक्चुअली औकात कहां है। पाराशर जी बहुत बड़ी बात कह दे। शैलेंद्र सर, यहां आपको मैं रोकूंगा। पाराशर जी, ये कमेंट तो बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, और वो ये है कि इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम, कम से कम जो अमेरिका में इस समय जो कुछ हो रहा है, ये मानना पड़ेगा कि बैलेंस करना तो जानती है। बिल्कुल सही बात है। भारतीय लोकतांत्रिक जो पद्धति है की जो शासन प्रणाली है उसमें बहुत मौलिक, जैसा कि कर्नल शैलेंद्र ने कहा कि बहुत मौलिक एक अंतर है।
तो जहां तक प्रश्न, आज की जो तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं अमेरिका के शहरों से, उनका कोई बहुत बड़ा असर कोई कूटनीतिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर भारत में तो पड़ना नहीं है। हाँ, मानवतावादी दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सही बात है कि ऐसी तस्वीरें अगर हमें दिखती हैं कि कोई पुलिस वाला हिरासत में मौत, भारत में तो बहुत आम सी घटना हो चुकी है, तो उतना दर्द नहीं होता, और शायद इस घटना का भी अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो इतना दर्दनाक जो प्रतिक्रिया हुई है वो शायद नहीं होती। लेकिन बिल्कुल ये सही बात है कि इस तरह की जो हिस्सा है, भारत का भले ही कितना ही हितैषी होने का तो भरे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन भारतीय नागरिकों का जो बहुमत है वो इस तरह की तस्वीरों को देखकर उन पर सवाल तो उठाएगा, उठाया जाना चाहिए। शेख साहब, अमेरिका जल रहा है, 140 शहर प्रभावित हैं, हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं, और जब हम लोग डिबेट कर रहे हैं तब भी वहां हिंसा अभी प्रभावी है। हालांकि अभी सेना को सड़क पर उतारा नहीं गया है। यह जानकारी जो बिल्कुल लेटेस्ट है वो मैं आपको दे रहा हूं। ऐसे में देखना यह होगा कि ट्रंप साहब अब निर्णय लेते क्या हैं, और जिस तरह का उन्होंने निर्देश दिया, जिस तरह की उन्होंने चेतावनी दी, आने वाले समय में अमेरिका का जो अंतर विरोध है वो क्या और सामने आएगा, और क्या इस तरह की घटनाएं वहां और बढ़ेंगी, और अगर बढ़ेंगी तो कोरोना के इस पीरियड में अमेरिका किस ओर आगे बढ़ेगा? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं दिवाकर जी। सबसे पहली बात तो उन्होंने आर्मी उतारी नहीं है सिवाय वॉशिंगटन डीसी के, और वॉशिंगटन डीसी चूंकि वहां पर स्टेट का कानून नहीं चलता, वहां पूरा के पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के हाथ में होता है, तो इसलिए वहां पर उतारी है। लेकिन अभी तक दूसरे गवर्नर्स जितने भी हैं राज्यों के, उनकी अथॉरिटी को टेक ओवर करते हुए और या फिर उनका उल्लंघन करते हुए अभी तक किसी भी राज्य में उन्होंने आर्मी को नहीं भेजा है, और मुझे नहीं लगता कि भेज भी पाएंगे, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वहां के संविधान के हिसाब से भी नहीं हो पाएगा। ट्रंप साहब की जो आदत है वे पहले बोलते हैं और बहुत कुछ बोल देते हैं, तो जो उनकी टिप्पणियां हैं उनको आप उसी एंगल से देखें। मुझे नहीं लगता कि वो बिना गवर्नर्स के अनुमति के आर्मी को उतार पाएंगे वहां पर। दूसरी चीज, आप ये जो बोल रहे हैं कि ये सब क्यों दिख रहा है, देखिए वहां पर हमेशा से गैप तो था। मेरे एक अमेरिकन दोस्त थे, वाइट मित्र हैं, जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने थे तो मैंने उनसे कहा था कि आपका तो का बिल्कुल चेंज दिख रहा है सोसाइटी में, कि आपने ब्लैक्स को इतना ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया। तो उनका ये कहना था कि डॉक्टर शेख, बहुत अंतर होता है एक ब्लैक को वोट देने में और दूसरे ब्लैक को घर में बिठाकर खाना खिलाने। तो मतलब आप समझिए कि व्हाइट साइकी जो है अभी भी कहां तक है। और अमेरिका जो बना हुआ है, जो हुआ है, वो पैसे की बुनियाद पे बना हुआ है। और जब अब लॉकडाउन चल रहे हैं, 2-2 महीने से अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, तो जो उसके दुष्परिणाम हैं वे सड़कों पर दिख रहे हैं। अमेरिका की आप साइकी को समझिए कि जैसे ही कोरोना फैलना शुरू हुआ था तो बंदूकें खरीदने वालों की वहां पर लाइन लग रही थी वॉलमार्ट में, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी वही बन चुकी है कि दे कांट लिव विदाउट मनी। भारतीय विचार जैसा नहीं है कि हम कम से कम में भी चल लेते हैं और सबको साथ लेके चल लेते हैं। तो ये डायरेक्टली इफेक्ट जो हो रहा है ना सड़कों पर, ये दिख रहा है। ये कोरोना की वजह से जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था गिरी है, लोगों के पास पैसा नहीं आया है, उसका सीधा सीधा ये प्रतिबिंब जो है वो जमीन पर दिख रहा है। और ये चीजें जब तक गैल्वेनाइज होती रहेंगी, जब तक अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पे नहीं आती है। एक बार अर्थव्यवस्था पटरी पे आ गई, देखिए यही डोनाल्ड ट्रंप थे कुछ महीने पहले तक, जब अनएम्प्लॉयमेंट हिस्टोरिकली लो हो गया था अमेरिका में, जब वहां बाजार हिस्टोरिकली हाई चल रहा था, तो अमेरिकन खुश थे। तो अमेरिकन साइकी को आप समझिए कि अमेरिकन साइकी बिना पैसे के नहीं रह सकती, बिना संसाधन के नहीं रह सकती। तो अभी ये संसाधन की कमी है, वह जमीन पर दिख रही है। बड़ी बात, अभी पाराशर जी तो सब ठीक हो जाएगा। अलग पक्ष को शेख साहब रख रहे हैं। कोरोना ने प्रताड़ित किया, अमेरिका बिखर गया और सब कुछ सामने आ गया, उसका फ्रस्ट्रेशन, उसके लोगों का भार, सब कुछ एक आवरण वाला व्यवहार था।
कुछ बिखर गया। देखिए, बिल्कुल सही बात है। कई बार बहुत सारी चीज जब इकट्ठी हो जाती है तो बांध भी, बहुत सारा पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो बांध, बहुत बड़े बड़े बांधों में भी दरार आ जाती है। और वही सिचुएशन इस समय हम अमेरिका में देख रहे हैं। लेकिन समस्या का जो मूल है उस पर भी थोड़ा सा एक विचार की जरूरत है। मुझे मेरे पास एक आंकड़ा है कि 2019 में, यानी पिछले वर्ष में, जो हिंसा रोकने के लिए पुलिस की जो गोलीबारी वहां हुई, पुलिस ने जो गोलीबारी की, उसमें 1099 लोग जो है वो मारे गए, जिनमें से 24% अश्वेत थे। तो बॉइलिंग पॉइंट तो अब आया है, लेकिन जो अमेरिकी समाज जिसकी बात कर रहे हैं मेरे साथी वक्ता, तो सही बात है कि जो पुलिस है वो भी अमेरिकी समाज से ही आती है। पुलिस कहीं बाहर से कोई अचानक से नहीं आती। उसकी जो साइकी है वो भी वैसी ही है। और एक आंक और है कि पिछले 6 साल में पुलिस पर जो आरोप लगा कि उसने 6 से ज्यादा जो अश्वेत हैं उनको बिना किसी अपराध के मार डाला। तो मुझे लगता है कि ये जो मौजूदा प्रतिरोध, हिंसक प्रतिरोध सामने आया है, कहीं ना कहीं अमेरिकी समाज की जो श्वेत और अश्वेत के में बहुत लंबी चौड़ी एक दरार, एक खाई, वैचारिक एक खाई, और वैसे भी रंगभेद तो एक तरीके से मानसिक अवगुण है, व्यक्ति का मौलिक मानसिक अवगुण है। तो उसका एक बॉइलिंग पॉइंट अब आ गया। लेकिन ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। तो जैसा सवाल आप पूछ रहे थे कि क्या ये जो आग वाली तस्वीरें हैं उन पर कोई बहुत जल्दी ठंडे पानी के छींटे ट्रंप प्रशासन डालेंगे और वहां से थोड़ी बहुत देर हमें धुआं उठता दिखाई दे और इसके बाद तस्वीरें शांत हो जाएं, तो निकट भविष्य में मुझे कम से कम मुझे नहीं लगता कि ये तस्वीरें बहुत जल्दी शांति वाली तस्वीरों में बदलने वाली हैं। ऐसा मुझे लगता है। जी, ये जो आशंका है कर्नल, चूंकि हमारे पास समय बहुत कम है, इस आशंका के आधार पर राष्ट्रपति ट्रंप के अगले चुनाव में जो आसार हैं वो तो बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, पहली बात। और अगर हिंसा का एक्सटेंशन ही इस तरह से होता रहा जैसा कि रवि जी आशंका व्यक्त कर रहे हैं, तब तो फिर अराजकता का बड़ा दौर शुरू होने वाला है और उसकी आंच अमेरिका से बाहर भी जा सकती है। कहीं एक और मुश्किल का दौर तो पूरे विश्व के लिए नहीं शुरू हो जाएगा? देखिए, मुझे अमेरिका को तो नहीं पता इतना, क्योंकि उनका, मैं समझता हूं जैसा हमारा इंडियन हमेशा स्टैंड रहा है कि ये उनका इंटरनल अफेयर है। लेकिन उससे भारत देश एक बहुत अच्छी सीख ले सकता है। पूरा वर्ल्ड इस समय एज पर है, पेशेंस इज एट एज। हमें भी सोचना चाहिए कि इस तरह का कोई आइटम यहां ट्रिगर ना कर जाए जो इस तरह का रूप ले ले, जो बाद में आप कंट्रोल करने के लिए बहुत बेबस हो जाएं, डेस्परेट हो जाएं, जैसे इस समय प्रेसिडेंट ट्रंप हो रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ पॉलिटिकल फ्यूचर नवंबर की दिख रही है। दूसरा, मैं ये भी कहूं, हमारे यहाँ एक और लेसन लिया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस द्वारा। अपने आप को इतना ज्यादा जिम्मेदार, इतना अच्छा कंडक्ट रखिए कि इस तरह की कोई सिचुएशन ना आए जहां पर ये सडनली माइग्रेंट लेबर या इस टाइप के लोग कहीं पर भी प्रताड़ित अपने आप को पाए और या वो किसी तरह से इंस्टिगेट हो जाएं और कोई गलत हरकत में पड़ जाएं। जी। बहुत बड़ी बात कहूंगा, देश को, पॉलिटिशियंस को अब समय है अपने मनी मैटर्स पर ध्यान देने का, क्योंकि ये सही है कि जब देश में गरीबी छाती है, पैसों की कमी होती है, तो इसकी जो भड़ास है वो कई तरह से निकलती है और वायलेंस उसका एक बड़ा लॉजिकल नतीजा है। रवि जी, बहुत ही शॉर्ट कमेंट है, समय बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल दिवाकर जी, आपने कहा कि ये जो आज की लपटें हैं इनकी तपिश पूरी दुनिया में कहीं दिखाई न देने लगा है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया से, यूरोपियन देशों से बिल्कुल लपटें, जो तपिश है उसकी झुलसने की खबरें लगी हैं। लंदन में अमेरिकी जो दूतावास है उसके सामने प्रदर्शन हो चुके हैं, जर्मनी में भी रैली हुई है, न्यूजीलैंड में भी हुआ है और ब्राजील में भी सैकड़ों लोग अश्वेतों के खिलाफ, जो दमनकारी नीतियां हैं उनके खिलाफ सामने आने लगे हैं। तो लेकिन मुझे बस केवल अंत में यही कहना चाहता हूं कि अगर मानवतावादी दृष्टिकोण को लेकर
कोई सार्थक चर्चा विश्व पटल पर इस एक ट्रिगर, इस एक बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो एक विस्फोट हुआ है होने लगे, तो वो तो एक सार्थक चर्चा है। अगर सिंपली अगर राजनीतिक आधार पर रिपब्लिकन दक्षिणपंथ और अति दक्षिणपंथ, अति वामपंथ के बीच का जो विरोधाभास है, अगर ये विमर्श केवल उसी दायरे में सिमट कर रह गया तो हो जाएगा। दुनिया में जो मानववादी विचार है उनके लिए एक बहुत बड़ा धक्का साबित होगा। जी साहब, बिल्कुल शॉर्ट कमेंट सर, बहुत ही कम समय है। देखिए, मेरी बात शुरुआत में जो मैंने बात कही थी पूर्ण नहीं हो पाई थी, मैं उसी को बोलूंगा वापस से कि अमेरिका में सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है कि एक्सट्रीम डिग्री का लेफ्ट और एक्सट्रीम डिग्री के राइट, इनका जो कंसोलिडेशन हुआ है वह समाज में प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि इसमें कहीं भी सेम एलिमेंट्स की कमी पड़ जाती है जब आप बिल्कुल एक्सट्रीम ऑफ एक्सट्रीम पे पहुंचते हैं। अब ट्रंप साहब का भविष्य क्या होगा यह डिपेंड करता है, अभी मैं नहीं कह सकता कि उनकी जो वोटर बेस है, इवेंजेलिकल वोट्स, वो कितने कंसोलिडेट होते हैं, क्योंकि इवेंजेलिकल्स में भी एक बड़ा तबका है जो व्हाइट सुपरवेस्टिस्ट है, तो उनका कंसोलिडेशन कितना होता है, तो हो सकता है यदि वो कंसोलिडेट हो जाते हैं तो ट्रंप साहब को लाभ भी मिल सकता है सिचुएशन का। ये था अमेरिका, वो अमेरिका जिसका दम ये है कि अमेरिका फर्स्ट और अमेरिकन सुपरमेसी। और इसी के संदर्भ में मैं दो बातें जरूर कह करके ये डिबेट खत्म करना चाहूंगा कि सबसे पहले अपनी उस गिरेबान में झांकना चाहिए जहां झांक करके हम अपना मूल्यांकन करें, और उसके बाद विश्व के उन तमाम देशों पर टिप्पणी करें जो कम से कम तमाम अंतर विरोधों के बावजूद बहुत बड़ी संख्या में एक साथ लोगों को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। अमेरिका को अब समझना पड़ेगा कि भारत की जनता 130 करोड़ की आबादी तमाम अंतर विरोधों के बावजूद किस तरह से मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ रही है, और शायद जब इस बात को समझेंगे ट्रंप साहब तो उन्हें मानना पड़ेगा कि भारत ही वो पहला ऐसा देश है जो सचमुच में एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे पैनल में शामिल तीनों विशेषज्ञों ने जो बातें कही, कर्नल सैलेन साहब ने जो हमारे देश के लिए उन्होंने एक चेतावनी भरे लफ्जे में कुछ सुझाव दिए, वो भी मायने रखती है। रवि पराशर साहब कहते हैं जो बात, उसमें भी बहुत बड़ा दम है कि अब एक मानवतावादी दृष्टिकोण पर मूल्यांकन और उसके विश्लेषण का समय आ गया है। और शेख साहब जिस पर इशारा कर रहे हैं कि एक्सट्रीम और एक्सट्रीमिज्म का जो ये खेल है कहीं बड़ी मुश्किलों में न डाल दे, हमें इन तीनों पक्षों को समझते हुए अपने देश में समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों और सबकी बात सुनने का, और जहां भी असंतोष है उसे शांत करने की पहल करनी होगी। उन राजनीतिज्ञों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो कम से कम अमेरिका की इस घटना को अगर देख रहे हैं तो समझें, जाने कहीं ये बॉइलिंग पॉइंट किसी और देश में न चला जाए और खास करके हमारे देश में ऐसी स्थिति न बने। इसलिए अमेरिका का ये जो भी घटनाक्रम चल रहा है उस पर नजर बनाए रखना होगा और उससे सबक सीखना होगा। आप तीनों में हमारे इस डिबेट में शामिल हुए और बहुत ही अच्छे सुझाव दिए, एक बेहतर और बहुत ही सकारात्मक चर्चा को आगे बढ़ाया है। निश्चित रूप से जनसत के माध्यम से एक बड़ा संदेश पूरे देश को जाता है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और साथ ही हम देशवासियों से अपील करेंगे कि वे हर एक मुद्दे पर सबको साथ लेकर के आगे बढ़ें, क्योंकि किसी भी तरह का विभाजन देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन सकता है। जनसत न्यूज में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे इस डिबेट से सहमत हैं तो आप हमें लिख भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और इसे शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।